नमस्कार। कहानी 74 की इसकी 3 कड़ियाँ मैं कह चुका हूँ और मैंने कुछ अवसर लिया है जिससे कि वो आत्मीय बन सके। कहानी 74 की में अब तक मैंने बिहार आंदोलन के मुद्दों के बारे में बताया और तारीखों के बारे में बताया। हम लोग इमरजेंसी तक पहुँच गए थे। अब मैं इमरजेंसी पर केंद्रित करूंगा जो कि इम्पोज था, जो कि 25 और 26 जून की आधी रात में इम्पोज किया गया और जयप्रकाश नारायण सहित अनेकों नेता, हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब इसके बाद बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक्ट कर रहा था, जुडिशरी क्या कर रही थी और प्रेस क्या कर रहा था। उसके बाद विधायिका यानी संसद क्या कर रहा था और कैसे कानून बने थे। सबसे पहले कि जुलाई 1975 में 38वां संविधान संशोधन, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक प्रक्रिया का संशोधन करने का अधिकार छीन लेता है। तो 38वां संविधान संशोधन से लेकर के संशोधन दर संशोधन हुए, 42वां संशोधन हुआ जिस पर इमरजेंसी में भी जस्टिस तारकुंडे ने व्यापक बहस चलाई थी। अगस्त 1975 में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल 39वां संविधान संशोधन, वह यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र और आगे प्रधानमंत्री बने रहना चाहती थीं, तो इनके मद्देनज़र एक संशोधन किया गया और वह यह था कि प्रधानमंत्री के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकती है, कोर्ट चुनौती नहीं दे सकती है। तो ये इस तरह से शुरू होता है। हमारे कोई मित्र आपको ध्यान दिलाएं कि कह देते हैं कि आज इमरजेंसी जैसा वातावरण है और आप पिछले इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। आज एक जन आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, आप 1974 की गाथा गाते रहते हैं। मित्रों, इन दोनों में विरोध नहीं है। हम बता चुके हैं कि अतीत की प्रस्तुति वर्तमान के लिए पाथेय है। संसद को असीमित अधिकार, जो चाहे संविधान बनाए और आबाद करे या बर्बाद करे, संसद को असीमित अधिकार दिए जाने लगे। 42वां संविधान संशोधन की तैयारी होने लगी। इसके तहत संसद कार्य को बढ़ाने का प्रावधान था, जो कि हुआ। संसद का कार्य 2 बार बढ़ाया गया। 42वां संविधान संशोधन की तैयारी हो रही थी और संसद ने अपनी कार्य अवधि 2 बार स्थगित की और बढ़ा ली। इसके बाद आता है मीसा का। मीसा के बारे में बहुत सारी बातें हैं। यह 1971 का कानून है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें एक निश्चित अवधि के अंदर बंदी को न्यायपालिका के सामने प्रोड्यूस करने का है और इसके साथ साथ बंदी की बंद रहने की एक समय सीमा है, वह 6 महीने थी, 6 महीने तक थी। ये नज़रबंदी का कानून था। इसे 1 साल और फिर बाद में 2 साल कर दिया गया और इसमें जो हैबियस कर्पस कोर्ट का राइट है, जो अपील करता है कोई व्यक्ति, तो किसी भी बंदी के प्रत्यक्षीकरण का यह कानून है। तो हैबियस कर्पस का जो अभी भी बहुत ही मान्य तरीका है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया था इमरजेंसी के नियमों के तहत। अब हम लोग चले आते हैं, फिर कानून पर आएंगे, प्रेस पर। प्रेस, अजीबोगरीब बात हुई। प्रेस ने घुटना टेक लिया। आपको बता दें कि 2 ही अखबार था जिसने घुटना नहीं टेका, वह था इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन। इनके भवनों की बिजली काट दी गई, वो घुटने नहीं टेक रहे थे। सेंसरशिप के तहत उस तरह से बहुत ही आराम से छपने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद उन दिनों यूएनआई और पीटीआई को एक दूसरे में मर्ज करके समाचार बना दिया गया और वह सरकार नियंत्रित बना दिया गया। इनका इंडिपेंडेंस, उनके आपस की प्रतिस्पर्धा से जो खबरें छन करके आती थी,
वह सब समाप्त हो गया और 253 पत्रकारों को जेल के अंदर डाल दिया गया। उसमें कुलदीप नैयर हैं, KR सुंदर राजन हैं जो PTI के हैं, KR मलकानी हैं जो मदरलैंड के हैं, और BG वर्गीज को हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद DAVP एक होता है जो विज्ञापन देता है। DAVP ने विज्ञापन उन अखबारों को देना बंद कर दिया जो उस समय सरकार से मुकाबला करने की स्थिति में थे। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, ये 3 नामी अखबार हैं जिन्होंने इमरजेंसी में घुटने टेक दिया था। ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन और अन्य कुछ पत्रिकाएं भी, ये लोग पेज खाली छोड़ देते थे सेंसर होकर के छपने की जगह पर, और जनता के बीच में इतना ही काफ़ी था। दोस्तों, इमरजेंसी लागू किए जाने के 1 महीने बाद जुलाई अंतिम सप्ताह में संसद बैठी, और संसद जब पहली बार बैठी तो 34 सदस्य जेल में थे, और जो सदस्य थे उनमें जिन्होंने विरोध में मत दिया उनमें से भी कुछ लोग बाहर आए, उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। तो संसदीय प्रक्रिया के साथ घोर नाइंसाफ़ी, घोर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर चल रहा था, और इसके साथ साथ संसद में बहस नहीं चलते थे, संसद के प्रोसीडिंग में भी सेंसर किया जाता था। संसदीय कार्यवाही में जो बात हो गई है उसमें से जो सरकार विरोधी बातें हो गई, इमरजेंसी के विरोधी बातें हो गई, वो प्रेस में नहीं जा सकता था, और इसके साथ साथ संसद में प्रश्नकाल समाप्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है, संसद की महत्ता समाप्त कर दी गई। इसके बाद CPI को छोड़ करके सभी विपक्षी दलों ने संसद के सत्र से जो बहस हुआ, जो वोटिंग हुआ, बाद में बहिष्कार किया। ठीक है, लोकसभा चुनाव के स्थगन का निर्णय हुआ। जैसा कि हम बता रहे थे कि 1 साल मौका लिया, ऐसे नहीं हुआ। मार्च 1976 में होना था, फरवरी-मार्च का चुनाव 6 महीना के लिए स्थगित कर दिया गया, फिर नवंबर 1976 का भी चुनाव 6 महीना के लिए स्थगित कर दिया गया, और तीसरी बार करते तब 1977 के आरंभ में चुनाव की घोषणा की गई। गैर कांग्रेसी जो शासन थे राज्यों के, उनमें सबसे पहले DMK के, जो कि M करुणानिधि के नेतृत्व में शासन था, तो तमिलनाडु के DMK सरकार को गिरा दिया गया 31 जनवरी 1976 को। जनता फ्रंट का गुजरात में जनता फ्रंट की सरकार बनी थी। उसके मुख्यमंत्री बाबू भाई पटेल को पहले तो उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। HN बहुगुणा यूपी के कांग्रेसी शासक थे। नंदिनी सतपथी उड़ीसा की कांग्रेसी शासक थीं। इनको भी 29 नवंबर 1976 और 16 दिसंबर 1975 को इस्तीफा देना पड़ा। ये ऊपर से फोर्स था, क्योंकि उनमें अपना कुछ था इस वजह से। इसके बाद शैक कर दिया गया जो सिद्धार्थ शंकर राय थे पश्चिम बंगाल के, जो कि गुड बुक में रहते थे। वहाँ इमरजेंसी संबंधी एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन केंद्र में इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी के साथ जो बातें होती थीं, संविधान संशोधनों पर ठीक से विचार करें। 39वां संविधान संशोधन 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यह 5 अगस्त को पार्लियामेंट से जल्दी पास करा लिया गया था, इसलिए कि 10 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का रिव्यू करने वाली थी जिसके अनुसार श्रीमती गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो रही थी। तो इस संशोधन की वजह से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, यानी कि मूलतः प्रधानमंत्री की सदस्यता की जांच कोर्ट में नहीं हो सकेगी। और इसमें यह भी अमेंडमेंट कर दिया गया था कि पार्लियामेंट सदस्यों की सदस्यता जब
इलेक्शन कमीशन के किसी निर्णय के हिसाब से समाप्त होने की बात हो तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय इस पर लागू नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, वह यह फैसला करेगी। इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन। इसके बारे में बोलने के पहले सबसे पहले ये कहना होगा कि इसका वाइड स्प्रेड, बहुत व्यापक विरोध हुआ। इसलिए हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण है कि 42वां संविधान संशोधन के कुछ ड्रैकोनियन मंसूबों को, जो कि पारित होकर के विधान बन गया था, उसका कितना विरोध हुआ उसके बारे में हम बताएं। 42वां संविधान संशोधन अक्टूबर-नवंबर 1976 में यह पारित होने की प्रक्रिया चली और नवंबर में यह पारित भी हो गया। तो और 18 नवंबर 1976 को राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति भी दे दी। यह सबसे पहले प्रियम्बल को बदलता है, और प्रियम्बल यह है कि सोवरन, सेकुलर और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी सार्वभौम, समाजवादी और सेकुलर डेमोक्रेसी है भारत भर में। तो इसमें न्यायपालिका को कमज़ोर करने और कार्यपालिका को मजबूत करने के प्रावधान इस 42वां संविधान संशोधन में थे। और न्यायपालिका को ये तर्क दिया श्रीमती गांधी ने कि उसका एक वर्गीय चरित्र होता है। ये कहा गया कि हाई कोर्ट जो है संविधान के संशोधन के औचित्य पर विचार नहीं कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट कर भी सकेगा तो उसका 2/3 मेजोरिटी होगा तब। धारा 31A भूमि सुधार कानूनों को 9th शेड्यूल में इसके तहत डाला गया, लेकिन 9th शेड्यूल में अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की धाराओं को भी डाल दिया गया, जिसके हिसाब से जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। इसके बाद मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो मैंने बात कही, तो इसके अनुसार एक बात और था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। राज्यों में सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस केंद्र राज्यों से पूछे बगैर भेज सकेगी, और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन पहले 6 महीना के लिए सीमित होते थे, उन्हें बढ़ा करके 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। मैं अपनी बात कुछ नामों को पढ़ करके समाप्त करूंगा जिन लोगों ने 42वां संविधान संशोधन का विरोध किया। वो नाम पढ़ना यहाँ महत्वपूर्ण है। इसमें जस्टिस VM तारकुंडे इसके रेगुलर कैंपेनर बने रहे 42वां संविधान संशोधन के खिलाफ। जस्टिस VM तारकुंडे के अलावा सोली J. सौरभ जी, प्रोफेसर ऑफ लॉ लौतिका सरकार, हिस्टोरियन सुभाषन सरकार, S. गोपाल, रोमिला थापर, एंशिएंट हिस्ट्री की नामी, इकोनॉमिस्ट राज कृष्ण, जो कि बाद में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के निकालने वाले थे, मृणाल दत्ता चौधरी, VM डांडेकर, कृष्णा भरद्वाज, आंद्रे बेते जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर थे, TN मदन आर्टिस्ट थे, J. स्वामीनाथन फिल्म डायरेक्टर, मृणाल सेन और राइटर PL देशपांडे, विजय तेंदुलकर, जैनेन्द्र कुमार जो हिंदी के पुराने समय से नामी कथाकार थे, मुकुल राज आनंद जो जर्नलिस्ट थे, निखिल चक्रवर्ती, रमेश थापर, ये सब जर्नलिस्ट हैं, BG वर्गीज, इन लोगों ने इन पर सिग्नेचर किया। यह अमेंडमेंट हो जाता है तो डिक्टेटरशिप का रास्ता शुरू हो जाएगा और उनके भी जो अधिकार हैं कर्टेल हो जाएंगे। लेकिन जल्दी में नवंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया और इसके बाद से यहाँ एक डिक्टेटोरियल रिजीम का एक ये हो गया। इसी के दरमियान जो चुनाव मार्च 1977 में होने थे वह मार्च 1978 के लिए लंबित हो गए। तो इंदिरा गांधी ने अपना डिक्टेटरशिप के विस्तार के लिए इमरजेंसी को 1 साल के लिए और बढ़ा देने का निर्णय हो गया, सब कुछ कर लिया। तो ये होती है इमरजेंसी की कहानी। अब हम आगे इमरजेंसी के खात्मे की कहानी कहेंगे और इमरजेंसी फेज़ 2 से यह शुरू होता है। यह कह करके विमर्श न्यूज़ की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों को इसे देखना ही चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कहानी 74 के अगले यानी 5वें एपिसोड में।